क्योंकि सपना तो सब लोग देखते हैं और सपना दिखवाने में हम जैसे इंस्टीट्यूट्स वाले सबसे आगे होते हैं। हम लोग सपना बहुत बड़े बड़े सपना दिखाते हैं आपको कि आप ये हो जाओगे, आप वो हो जाओगे। यथार्थ हमें भी पता है। और उस समय यूपीएससी वालों को मैंने एक ही परीक्षा, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे बेटा, तो मैंने क्या किया, मैं तो बहुत बड़े बड़े मैगजीन में नहीं दे सकती थी एडवर्टीजमेंट। मैंने उनको एक पर्चा बंटवा दिया सारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स में। तो यूपीएससी वाले थे, हम अकेले थे, एसएससी वाला कोई नहीं था। मैंने बंटवा दिया, आईएएस नहीं तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? और उसमें मैंने पूरा निकाल कर दिखा दिया फ्रैक्शन कि आईएएस का रिजल्ट कितना होता है। 0.25 था फ्रैक्शन, उसका जो परसेंटेज था 0.25% सिलेक्टेड कैंडिडेट्स था। बवाल तो मच गया। जो इंस्टीट्यूट्स वाले थे वो हमसे चिढ़ गए कि ये क्या कर रही है, ये तो सिपाही बनाने वाले। बीच में कहा यूपीएससी के मार्केट में बैठी हुई, हमको सिपाही बनाने वाले बोलते थे। क्योंकि कांस्टेबल जब आया था वैकेंसी तो बहुत ही रद्दी टाइप का क्राउड आया था, जो इतना बवाल मचाता था कि बिल्डिंग में छत पर जाके वहीं टंकी से नहा धो के तैयार हो जाता था। और जाते वक्त वो जो गलियारे में जो बल्ब होता था उसको भी खोल के ले जाता। एक फ्लोर पे हम थे, बाकी एक फ्लोर पे मेरा क्लास था, बाकी में तो आईएएस वाले थे। तो वो हम लोग को सिपाही बनाने वाले ना हम लोग से बहुत चिढ़ते थे। क्योंकि एक बार आके बहुत स्मार्टली एक लेडी आके डांट के चले गई बच्चों को। उसके बाद जाते वक्त सारे बच्चे झांक झांक के देखे कौन आई थी और फिर खिलखिला के फिर जाते। उस दिन के बाद वो लेडी मुझे उस फ्लोर पे क्या, फिर उसके बाद मेरी जिंदगी में कभी नहीं दिखी वो लेडी। तो इस तरह के बच्चे आते थे। अब यूपीएससी ने क्या किया बेटा, कितने अच्छे से धीरे धीरे हिंदी माध्यम वाले को छाड़ते चले। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप जहां आए हो, यूपीएससी में बहुत अधिक मेहनत है और बहुत कम ऑप्शन है। क्योंकि आईएएस के बाद सीधा पीसीएस है। एमपी पीसीएस में जाओ तो इतना रिजर्वेशन है कि वहां तो कुछ है ही नहीं आपके लिए। बीपीएससी में भी देखते हो जब तक धांधली वगैरह हो जाता है, फिर उसके बाद मुश्किल। उसके बाद यूपी पीसीएस एक उनके पास अच्छा ऑप्शन है। तो उनके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन है। आपके पास अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो जेई आपके पास ऑप्शन है, आपके पास एई ऑप्शन है, आपके पास अब आ जाओ स्टेट्स के सब बिहार दरोगा जो वैकेंसी निकलता है वो ऑप्शन है, आपके पास यूपीएसआई ऑप्शन है। अब आते हैं अगर हम 12th की बात करें तो 12th और स्टेनो है। और कौन है? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। लेकिन बेटा ये हर साल नहीं आता, ठीक है। यूपी कांस्टेबल इसमें भी पंगा होता रहता है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी जैसे मैंने अभी आने वाला है सितंबर में, आपको पहले इंफॉर्मेशन दे दूं। और बेटा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भी एक अच्छा पोस्ट है, तो वो भी आप चाहो तो भर सकते हो। और याद रखना कई लोग तो जैसे कई बार ऐसा होता है कि कहीं बाहर दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएगा एसएससी सीजीएल में, उसको छोड़कर यहीं पर कांस्टेबल में ही खुश रहते हैं वो, क्योंकि वो दिल्ली छोड़ना नहीं चाहते। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती आएगा तो आप लोग जरूर भर देना। क्योंकि पहले हम उनको कहते थे कि बेटा देखो आपको अलग से एक कंप्यूटर करना पड़ेगा। अब आपको करना है क्या? आप अलग से कंप्यूटर नहीं, क्योंकि अब एक चीज और बता दो बेटा, कंप्यूटर का क्लास हर संडे को 2 घंटे के लिए लगता है। इसी हॉल में इसके पहले लगा था, अगर आप जल्दी आए तो आपने देख लिया। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2008 में आया था, 2010 के लगभग आया था। फिर उसके बाद 2016 में आया और हम इंतजार करते रहे क्योंकि 16 में बहुत बढ़िया क्राउड पर आए थे और बहुत रिजल्ट निकला, बहुत अधिक रिजल्ट निकला। लेकिन इंतजार करते रहे, अब आएगा अब आएगा अब आएगा, नहीं आया। जिस समय लॉकडाउन लगा 2020 में, उस समय आया। मतलब आप देख लो जो एज लिमिट है, बच्चा लाइफ में सिर्फ एक बार दे पा रहा है, क्योंकि वो आपको कोई ऐसा रियायत नहीं देगा। अब 2023 में आ रहा है और फिर कब आएगा नहीं पता। अब आते हैं अगर हम सीजीएल में, तो बेटा सीजीएल में आपको डिफरेंट लेवल्स के वैकेंसीज होते हैं, आपको पता होगा। सबसे पहले उसमें एक ही पोस्ट है जो गैजेटेड लेवल का है, वो कौन है? AA हो, वो गैजेटेड पोस्ट का वैकेंसी।
लेवल 7 में वो वैकेंसीज आ गए जिसके लिए पहले इंटरव्यू हुआ करता था। अब मैं आती हूँ इंटरव्यू वाले पोर्शन में, तो 1 मिनट टाइम देना, मैं आपको बता दूं, पहले 2014 के पहले प्री होता था 200 क्वेश्चन का, ठीक है, और 2010 में जो चेंज हुआ था मेंस, उसके पहले डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था, और डिस्क्रिप्टिव पेपर के कारण एसएससी का वैकेंसी 2.5 साल लगता था आराम से। 2008 में मुझे याद है मैं प्रेग्नेंट थी और उस समय मैंने जो डिस्क्रिप्टिव बैच था वो लिया था, और बच्चों को यही फीलिंग था कि मैडम बैच में एडमिशन तो ले रही, क्योंकि एडमिशन मेरे पास ही हो रहे थे, डिस्क्रिप्टिव पढ़ाने वाला कोई नहीं था। लेकिन ये जाएंगी तो छुट्टी पे, और लंबी छुट्टी पे जाएंगी। बेटा हम 17 को रात को गए, 18 को मेरी डिलीवरी हुई है, और 22 को हॉस्पिटल से रिलीज हुए हैं, 24 को मैं क्लास में थी विद द स्टिचेस। और अगर आप सोच रहे हो ना कि लाइफ बहुत आसान है, बेटा लाइफ बहुत टफ है। बहुत लोग अपने स्ट्रगल के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये मेरा पहला स्ट्रगल था, जिस समय मेरे लिए स्पेशली फिर नीचे क्लासरूम लिया गया, क्योंकि डॉक्टर और मेरी माँ दोनों भयंकर भड़क गई थी कि कर क्या रही हो अपने सेहत के साथ। नीचे लिया गया ताकि मुझे सीढ़ी चढ़ना ना पड़े, बहुत धीरे धीरे आती थी, और ऐसे सीढ़ी लगा दिया जाता था ताकि हम स्टेज पे खड़े हो जाएं, और बहुत धीरे से पढ़ा के, सिर्फ 1.5 घंटा पढ़ा के धीरे धीरे उतर के मैं चली जाती थी, और बच्चे भी शांति से पढ़ते थे, उनको पता था कि किस कंडीशन में पढ़ा दी। ये इनिशियल स्ट्रगल था, और उसके बाद बहुत बड़ा एम्पायर बनाया, फिर आगे रास्ते पे। तो आप लोगों को बहुत सारा स्ट्रगल की कहानी है, वो कभी बताएंगे। लेकिन उस समय 2010 में रघुपति सर आए एज एसएससी चीफ। उस समय प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। वो मनमोहन सिंह जी के पास जाके ये बोले कि प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज ऑफ डिस्क्रिप्टिव पेपर ये हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ा नहीं पाए, अगर इसको हम ऑब्जेक्टिव कर दें तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एंड वी नीड दोज पीपल हु आर गुड एट मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। क्योंकि आपको पता है सारे जितने लॉ है, उस समय सर्विस टैक्स था, उस समय जीएसटी नहीं था, सर्विस टैक्स लॉ हो या इनकम टैक्स लॉ हो, सबकी बुक्स क्या में थी, इंग्लिश में। उन्होंने कहा हमें इंग्लिश और मैथ्स, क्योंकि कैलकुलेशंस करना है, किसी का भी टैक्स अगर वो चोरी कर रहा है तो वो हमें इसमें चाहिए। उन्होंने कहा ओके डन, क्योंकि उस समय ये जो पॉलिटिक्स होता था, जिस तरह के पॉलिटिक्स पनपने लगे थे क्षेत्रवाद में, वो सब नहीं था कि भाई इनको भी खुश करना है, इनको भी खुश करना है। 2010 में ये आ गया। उस समय बेटा दिल्ली पुलिस जो सीपीओ है ना, अब सीपीओ के अंतर्गत होता है, वो सीपीओ के अंतर्गत नहीं होता था। दिल्ली पुलिस ने सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकाली पहली बार, वही 2010 के बीच में। और हरियाणा वाले यहाँ कितने हैं, जरा हाथ उठाइएगा। यस, अब आ जाओ। हरियाणा वाले एकदम टूट के पड़े उस वैकेंसी के लिए, क्योंकि हरियाणा में एक चीज है, वो जाना चाहते हैं आर्मी में, नहीं तो पुलिस में। उनको वो वर्दी बहुत अच्छा लगता है, वर्दी तो खैर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना, वो वर्दी का जो जोश होता है उनमें भरा रहता है। तो वो टूट के पड़े इस वैकेंसी पे, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पे, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर पे। और जब वो हमारे पास कोचिंग में आना शुरू किए, तो उस समय बहुत छोटा सा इंस्टीट्यूट ही था, और बस हम लोग ग्रो कर ही रहे थे। तो मैं कई बार उन लोगों को ऐसे ही रोज रोज रिसेप्शन में बैठ के भी कई बार उनको समझाती थी। मैं कहती थी भाई सब इंस्पेक्टर के लिए आए हो, इंस्पेक्टर बना दूंगी तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो कहता था ये तो कुछ लोचा है यहाँ पे, कितने पैसे लगेंगे। मैंने कहा पैसे नहीं लगेंगे, आप जो फीस दे रहे हो उसी में आपकी तैयारी हो जाएगी। फिर इनको लगता था कि ये मूर्ख बना रही है, ठीक है। फिर वो कहते हैं ना बापू ने कहा है सब इंस्पेक्टर बनना है, तो सब इंस्पेक्टर नहीं इंस्पेक्टर बना देंगे। तो एक दो बच्चे तो ही लगा कि शायद यहाँ कुछ लोचा है, वो भाग गए। और 2008-9 के 9-10 के लगभग हरियाणा में सरकारी नौकरी में जो आर्मी में पढ़े जाते थे ना बेटा, वो इस तरफ डाइवर्ट होने का रुझान शुरू ही हुआ था। अब मुझे बहुत अफसोस के साथ फिर से एक बात कहनी पड़ रही है, चाहे यूपी हो या हरियाणा हो, तुम लोग अपने स्टेट वैकेंसी के चक्कर में आपने बड़ी चीज छोड़ दी।
आपका स्टेट वैकेंसी, बेटा एक चीज बताते हैं, अगर आप पीसीएस का भी एग्जाम देखोगे ना और मुझसे कहोगे मैं सेंट्रल जॉब जो इंस्पेक्टर पोस्ट है चाहे एओ पोस्ट है कौन सा, मैं बोलूंगी सेंट्रल गवर्नमेंट का पोस्ट ज्यादा अच्छा होता है स्टेट गवर्नमेंट के पोस्ट से। और आपका वो स्टेट गवर्नमेंट जो जीडी का पोस्ट और जो आपको ग्रुप बी का पोस्ट दिलवा रहा है, आप उसके तरफ डाइवर्ट हो गए। क्यों? क्योंकि वही लोग यूट्यूब में जाके ज्यादा हल्ला मचा रहे हैं। आप देखोगे सारे जितने ग्रुप बी वाले नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत हल्ला काटते हैं और आप उसके लिए से डाइवर्ट होते हैं। क्योंकि बेटा आजकल सोशल मीडिया का जमाना है जहां पे बच्चों को मतलब कहते हैं ना, अब मैंने देखा है कल बच्चे रो रहे हैं, पता चल रहा है कोटा में एक लड़का सुसाइड कर लिया, टीचर इधर से उधर भाग रहे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं, इतना अच्छा ड्रामा कर रहे हैं ना यूट्यूब में। और नीचे कमेंट पढ़ रहे हैं तो मुझे हंसी आ रही, बच्चा कह रहा है सर को रोते हुए देख देख के मेरा दिल रो पड़ा। बेटा आप लोग सबसे पहले एक चीज इतने इस तरह के चिट में आप भेज सकते हो, कोई क्वेश्चन होगा ध्यान रखिए, सबसे पहले इमोशनल फूल बनना बंद करिए। आप लोग, आपका काम है जैसे मैंने अभी कहा, ठीक है मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, कहानी कभी और सुनाऊंगी, कारण क्या है, कितनी बार सुनाऊं और क्यों सुनाऊं, क्या कर लोगे सुन के मेरी कहानी, इमोशनल हो जाओगे, मुझसे प्यार करने लगोगे, कहोगे मैडम ने कितना स्ट्रगल किया, मैडम ने कितना स्ट्रगल किया, आपको इमोशनली मैं जोड़ लूंगी और उसके बाद बेटा एक और कोर्स में एडमिशन करा लूंगी। ये चल रहा है, यही चल रहा है। इमोशनल करो और बोलो बच्चा मैं इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा रही हूँ कि तुम देखो मेरा स्ट्रगल देखो, और मैं मोटिवेट, तो बोलोगे मैडम संदीप माहेश्वरी बन जाइए, या फिर दो में से एक काम करिए, या तो संदीप माहेश्वरी बन के फ्री करिए ऐसा कि आप अपना चैनल का पैसा भी मत लीजिए, या तो फिर आप धंधा कर लीजिए। धंधा मतलब समझते हो ना, बिजनेस, बिजनेस करो, या तो एकदम कुछ मत लो। मैं आपको एक चीज बताऊंगी बेटा, पूरे ऑल ओवर जितने भी एजुकेशन सेक्टर है उसमें एक भी बंदा का नाम ले लो जिसने अपना ऐप नहीं बना के कोर्स बेचना नहीं शुरू कर दिया, कोई नहीं है। और सब कह रहे हैं हम YouTube में आके आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं। बेटा YouTube में मैं भी फ्री में पढ़ा रही हूँ, और फ्री में पढ़ाती तो पता क्या होता है, बच्चे इकट्ठा होते हैं, उनको ले जाके ऐप में एडमिशन कराया जाता है। आपको रियलिटी पता है, जितना अच्छा इमोशनल ड्रामा करते हैं ना YouTube में, उतने बच्चे इकट्ठा होते हैं और उतना एडमिशन बढ़ता है। ठीक है, तो फिर क्या कर रहे हैं हम लोग, इमोशंस बेच रहे हैं। स्टॉप इट, बी प्रैक्टिकल। तुम्हारा लाइफ सिर्फ 1 या 2 साल तुम्हें मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। सो स्टॉप गेटिंग फूल्ड। आप लोग मूर्ख बनते हो, वो तो सबसे पहले बनना बंद करो। अब आओ, अगर मैं ये बात करूं कि सीजीएल का, बेटा सीजीएल में सबसे ऊपर जो एक लेवल है ना, वो लेवल 8 है, वो आपका लेवल 8 है, और बस यही एक पोस्ट है जो गजेटेड का है, एएओ। ठीक है, लेवल 7 में सारे इंस्पेक्टर्स पोस्ट आते हैं, जितने पहले जो मैंने आपको कहा कि जिसमें इंटरव्यू हुआ करता था। इंटरव्यू में कहीं से कुछ खबर मिली सरकार को, जब मोदी सरकार आई, कि इंटरव्यू में कुछ लोगों को फेवर पहुंचाया जाता है। तो फिर क्या हुआ, सरकार ने इंटरव्यू बंद करके डिस्क्रिप्टिव पेपर शुरू किया। डिस्क्रिप्टिव में तो और लोचा हो गया। मैंने तो 2-3 सालों के अंदर कह दिया था कि भाई ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि सेम ऐसे मेरा 2 साल 3 साल लगातार लड़ा। वही ऐसे एक लड़का लिख के आया, उसको 75 मिल रहा है, दूसरा लिख के आया, उसको 55 मिल रहा है। ठीक है, करेक्टेड है, कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं है, पूरा टिक मार्क है, तो फिर भैया 55 क्यों दे रहे हो तुम, उसको 75 क्यों नहीं दिए? ठीक है, तो यही प्रॉब्लम है कि वही ऐसे वही लेटर लड़ रहा है, बच्चा सेम लिख के आया और फिर अलग अलग मार्क्स। मुझे समझ में आ गया था डिस्क्रिप्टिव कहीं से भी नहीं हो सकता है इस सिलेक्शन का क्राइटेरिया, और वो खत्म हो गया। अब इस साल से बहुत अच्छा है, और आपको मैं बता रही हूँ, आप लोग गोल्डन पीरियड में ग्रेजुएट हो रहे हो या हुए हो, बहुत गोल्डन पीरियड है। क्योंकि जिस समय सब लोगों ने बताया था 20,000 वैकेंसी होगा, उसी समय मैंने बता दिया था 37,000 वैकेंसी होगा।
अब जब मैंने YouTube में आके बताया तो बाकी भी यूट्यूबर्स और बाकी भी टीचर्स आके बोले, लेकिन उनके आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं झलक रहा था, क्योंकि उनके पास कुछ था ही नहीं जिसको वो दिखा के बताया कि 37,000 वैकेंसी है। लेकिन अल्टीमेटली बाद में उन लोग कहने लगे कि नहीं, नीतू मैम को गलत खबर मिली थी, लेकिन अचानक आ गया 37,000 वैकेंसी। बेटा उसमें बता दूं मैं कि आप बहुत सारा वैकेंसी ऐसा है जो पोस्टल डिपार्टमेंट का है, 20,000 के लगभग तो पोस्टल डिपार्टमेंट का वैकेंसी है। और अगर उसमें होता है तो सबसे अच्छी बात होती है कि आपको वहीं होम, आपके घर के आसपास के पोस्ट ऑफिस में ही पोस्टिंग मिल जाती है। जैसे इस बार मैं गिरिडीह गई थी, तो मेरे कुछ गिरिडीह के जो बच्चे सेलेक्टेड हुए थे वो CHSL में सेलेक्टेड थे, और वो सिलेक्शन के बाद वहीं पर नौकरी कर रहे हैं और कह रहे हैं मैडम मुझे तो लग रहा है कि यही मेरे लिए ठीक है, क्योंकि ठीक ठाक हो जाता है, घर का खाना मिल जाता है, और हमें क्या चाहिए, सरकारी नौकरी हो गई, शादी हो गई, अब मैं कहीं और जाना नहीं चाहता। तो ही इज हैप्पी इन दैट जॉब ओनली। तो इसलिए पोस्टल डिपार्टमेंट में ये सेटिस्फैक्शन बच्चों को मिलता है कि भाई घर के आसपास ही है, वो लेवल 5 में आता है और वो आपको घर के आसपास में ही आपको नौकरी मिल जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो पोस्ट है जो अट्रैक्ट करता है वो लेवल 7 और लेवल 8 के पोस्ट है, और उसमें सारे इंस्पेक्टर्स के पोस्ट आते हैं और AO का आता है। लेकिन ये चीज याद रखना कि जब आप वैकेंसीज देखते हो तो आप एक चीज और देखना कि जो ज्यादा लोग किसको प्रेफर करते हैं। सबसे पहला वो ऑप्शन क्या रखते हैं, AO, और दूसरा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। बेटा पहले वो एग्जामिनर रखते थे, लेकिन बाद में समझ में आ गया एग्जामिनर वगैरह का मतलब है कोर्ट्स वगैरह में जाना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर रखो, और उसमें रुतबा भी है और उसमें एक अच्छा भी लगता है कि हाँ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है। तीसरा या चौथा में, पहले लोग इसको 5वां में रखते थे, और वो है एक्साइज इंस्पेक्टर। एक्साइज में क्योंकि वर्दी मिलता है ना, तो वो बिल्कुल अच्छा लगता है। और किसमें वर्दी है, कस्टम्स में। कस्टम ही तो हो गया बेटा, एक तो सॉरी ये एक्साइज इंस्पेक्टर ही तो वही हुआ। और प्रिवेंटिव में बेटा मैं उसकी अभी CGL की बात कर रही हूँ। प्रिवेंटिव में बहुत प्यारा सा आपका एक वर्दी होता है, किस कलर का, व्हाइट कलर का। एक बार एक सरदार जी ने मुझे अपना भेजा था, और वो 2012 में भेजा था। इतना स्मार्ट लग रहा था वो कि मैंने 2 साल बाद अचानक एक आ जाता है ना पिछले साल की कुछ लोडेड, फिर से उसको मैंने शेयर कर दिया। तो व्हाइट में एक्साइज की वर्दी में, और उसके बाद अगर आप CPO का देखोगे तो सबसे ज्यादा जिसके पीछे लोग पागल रहते हैं वो क्या है, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, राइट। लेकिन आप जब CGL की तैयारी करते हो तो सीधा बेटा इंस्पेक्टर बनते हो। रिमेंबर वन थिंग, आपको सबसे पहले आप जब भी आप तैयारी करना शुरू करते हो, सबसे पहले मैं यही सोचती हूँ कि बच्चों को अगर 12th के बाद सीधा गाइडेंस मिल जाए कि भैया तुम ग्रेजुएशन क्यों कर रहे हो, पहले ये बताओ। अगर आप ग्रेजुएशन किसी सरकारी नौकरी के लिए कर रहे हो, सिंपल BA कर लो, बिकॉज यू जस्ट नीड ग्रेजुएशन डिग्री। सिंपल BA करो, क्योंकि बेटा फोन तो बंद रखो, हाँ क्या CHSL, हाँ बेटा CHSL के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा रुक जाओ, और आपको पूरा कंप्लीट मैं पैटर्न भी एग्जाम का बता दूंगी। CGL में फिजिकल होता है कि नहीं, पहले ये बताओ बेटा। एक्सरसाइज वगैरह के लिए मेडिकल फिजिकल होता है, फिजिकल में बहुत कम है यार, उसका बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। साइकिलिंग वगैरह चलाते हैं वो CPO से तो बहुत नीचे होता है, ठीक है, बहुत इजी होता है। CGL का पोस्ट में आपको फिजिकल वगैरह और मेडिकल का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा, एग्जाम निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसका। CGL का 2023 का, चलो मैं आपको जो आप लिख रहे हो भेज रहे हो मैं समझ रही हूँ, स्ट्रैटेजी ही बताने के लिए बुलाया बेटा। ASO बेटा एक चीज में बताती हूँ, NEA में अगर आपको नौकरी मिलती है तो 2 साल इंडिया में और 3 साल विदेश में रहने का आपको ऑप्शन मिलता है। आप 2 बार एक साथ भी रह सकते हो, यानी 6 साल रह सकते हो। और एक चीज और है, जब आपको सैलरी मिलता है ना तो फिर वहां के हिसाब से मिलता है, इसीलिए सैलरी भी अच्छा खासा मिलता है। और दूसरी बात एक चीज और बता दूं बेटा आप लोगों को, अगर आप
दिल्ली में ही रह के यूपीएससी की तैयारी करना चाहोगे एसएससी होने के बाद, तो आप असिस्टेंट पोस्ट को प्रेफर करोगे, क्योंकि अगर आप चाहोगे कि भाई हम दिल्ली में ही रहे और हमको कहीं जाना ना पड़े, अगर आप एमईए में चाहोगे कि हमको विदेश की पोस्टिंग नहीं लेनी है, तो आप आराम से दिल्ली में रहो। दिल्ली में रह के यूपीएससी की तैयारी करने में आसानी होती है। लेकिन अब क्योंकि ऑनलाइन हो गया है तो ऑनलाइन में भी आप ऑप्शन रहता है आपको लेने का। लेकिन मेरा तो यही मानना है कि अगर आप तैयारी करो यूपीएससी का तो दिल्ली में रहोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि दिल्ली में सिर्फ कोचिंग नहीं होता बेटा, दिल्ली में एक माहौल होता है। आपको जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए, जो भी चीज चाहिए तुरंत मिलेगा। और यही सब चीज अगर आप छोटे शहरों में जाओ तो खोज खोज कर मर जाओगे, नहीं मिलेगा और पता भी नहीं चलेगा आपको कि ऐसा नाम का कुछ है भी। बेटा एमटीएस जो होते हैं ना, मैं आपको बहुत छोटी सी चीज बताती हूँ बेटा। आज या कल, नहीं आज नहीं, कल या परसों रात में मैं आपको एक कंपैरेटिव क्वेश्चन पेपर कराऊंगी। कंपैरेटिव प्रैक्टिस का मतलब होगा उसमें मैं सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो, सीपीओ और सीपीओ सीजीएल का प्री और मेंस यानी करीबन 8 एग्जाम जो एसएससी कंडक्ट कर रही है, 6 + 2 मेंस 8 हो गया। उसके क्वेश्चन पेपर लेके मैं 5-5 क्वेश्चन का आपको कंपैरेटिव स्टडी करवाऊंगी और आपको खुद आपसे क्लास, आपको जब उसमें YouTube में कराऊंगी, लास्ट में मैं आपसे खुद पूछूंगी कि भैया एक बार बताना इसमें से सबसे कठिन कौन था, राइट? इसीलिए आप सोच रहे हो एमटीएस, तो बेटा ठीक है, एमटीएस की अगर बात कर रहे हो, एमटीएस भी आसान नहीं है, क्योंकि सीजीएल वाले जिनकी नौकरी नहीं लगती ना बेटा, वो एमटीएस भी ट्राई कर रहे हैं। पहले जमाने में लोग छुप के एसएससी का एग्जाम देने जाते थे, यूपीएससी वाले भी जाते थे तो छिप के जाते थे। आज आपके लिए बहुत गर्व की बात है कि हम एसएससी क्वालिफाइड है, उस समय वो लोग छिप के जाते थे। इसीलिए आप एमटीएस भी अगर चाहोगे ना तो वो भी कठिन है, क्योंकि क्वेश्चन वहां भी आसान नहीं आता। इसीलिए आप एमटीएस के लिए भी क्वेश्चन नहीं पूछोगे। एमईए का मैंने बता दिया, इसमें 3 साल का आपको अभी मैं सारे क्वेश्चंस लूंगी थोड़ी देर बाद। 3 साल का आपको बाहर विदेश जाने का भी आपको मौका मिलता है। लेकिन एमईए जो है लोग पसंद करते हैं क्योंकि इसमें आपके पास ये ऑप्शन मिलता है। अब आओ ग्रेजुएशन के बाद बेटा, सबसे पहले आपको बुक्स, ठीक है, बुक्स भी नहीं, सबसे पहले आपको एग्जाम कौन सा लेना है और उसका सिलेबस पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा एग्जाम देखना है और उसका सिलेबस क्या है। सिलेबस देखने के बाद आप आओगे कि कौन सा बुक्स और कौन से कोचिंग सेंटर में हम जाए। बुक्स एंड कोचिंग ये आप उसके बाद देखते हो, ठीक है? नहीं, मैं आपको ये बता रही बेटा, उसके बाद आप बुक्स एंड कोचिंग में जाते हो। एंड सेकेंडली उसके बाद बेटा आपको कोचिंग हो वो सिर्फ पढ़ा देगा सभी सब्जेक्ट और बुक्स बता देगा कि प्रीवियस ईयर है क्वेश्चन कैसा आता है। मैं आपको एक छोटी सी बात अभी बता दूं कोचिंग और बुक्स के बारे में। बेटा मेरी किताब आप जानते हो वॉल्यूम 1 फेमस है, सब लोग सारे टॉपर्स उसका नाम लेते हैं, हर टॉपर के मुंह से निकल जाता है नीतू सिंह वॉल्यूम 1। उसकी मजबूरी होती है, नहीं तो होता है ये तो झूठ बोल रहा है ना। चलो वॉल्यूम 1 आज भी फेमस है बेटा। हर साल आप देखते हो कि मैथ्स का ये बुक नहीं, ये तो रद्दी हो चुका है, ये बुक लो, ये एक सेकंड बेटा, ये रद्दी हो चुका है, ये लो। बेटा मैथ्स में एक बात बताओ, परसेंटेज तो परसेंटेज ही रहेगा, कैलकुलस हो जाएगा क्या? नहीं। सबसे पहले बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, उनको आपकी चिंता नहीं है, उनको अपनी चिंता है, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है ना, आप में से भी हर बैच से बैच खत्म होते होते 10 बच्चा मेरे पास जरूर पहुंचता है, मैडम हम मैथ्स पढ़ा लेंगे, कहीं कोई मौका मिलेगा? अरे भैया इंग्लिश पढ़ा लो। नहीं मैडम इंग्लिश नहीं, इंग्लिश में आप तंग है, मैथ्स पढ़ा लेंगे। बेटा मैथ्स में बहुत मारा मारी है और लोग एक दूसरे से बहुत कट थ्रोट कंपटीशन में हैं, जैसे कि आजकल नीट आईआईटी में भी है और जैसे अब यूपीएससी में भी हो गया।
लोग 7,000 में भी यूपीएससी का बैच बेच रहे हैं, जो कि कुछ दिनों पहले तक जो 70,000 1 लाख में बेच रहे थे ना ऑनलाइन कोर्स, ऑफलाइन की बात नहीं कर रही हूं मैं, वो भी अब 50% डिस्काउंट में बेचने में मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि वहां भी कंपटीशन हो गया। ऑनलाइन बहुत बड़ी क्रांति ला चुका है। लेकिन अगर आप कहोगे कि मैम फिर हमें क्या करना चाहिए, बेटा बात क्या है ना, बच्चों का प्रॉब्लम देखो, एक बुक से आधा पढ़ा, आधा क्वेश्चंस, आधा चैप्टर्स बना चुका है, तब तक कोई आके ऑनलाइन बोलता है ये तो रद्दी हो चुका है, आप ये बुक लीजिए। बच्चा इनोसेंट उसको फेंक के फिर दूसरा उठाता है, फिर 6 महीना पढ़ा, तब तक कोई तीसरा तक कहता है कि भाई ये दोनों रद्दी है, ठीक है ना, मैं हूं इंस्पेक्टर और सीबीआई और पता नहीं क्या, फिर बच्चा कहता अच्छा ये है, तो उसका पढ़ना शुरू। बेटा एक बुक, मैं नहीं कहूंगी मेरा बुक उठाओ, एक बुक उठाओ, उसको 10 बार पढ़ो, और उसके बाद किसी का बुक उठाओ, मैं मेरा बुक की बात ही नहीं करूंगी आज, ठीक है, 10 बार पढ़ो, और उसके बाद अब प्रीवियस ईयर पेपर्स दो कि प्रीवियस ईयर पेपर मेरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 2017 नहीं, 18, 19, 20, 21, क्योंकि उसके बाद वेंडर चेंज हुआ है, ठीक है। अच्छा, वेंडर चेंज होता है ना, तो उसका क्वेश्चन का बैंक चेंज होता है। बेटा उनके पास क्वेश्चन बैंक है। कभी कभी मैं मजाक उड़ा के बोलती भी हूँ कि भैया इन लोगों ने गलती कर दिया, जो फोल्डर का नाम सीजीएल देना था उसको गलती से एमपीएस दे दिया, और जिसका जिस फोल्डर का नाम उसके पेन ड्राइव में होना चाहिए था सीजीएल, उसको उसने एमपीएस दे दिया, एमपीएस वाले को सीजीएल दे दिया, इसलिए एमपीएस के क्वेश्चन डिफिकल्ट दिख रहे हैं और सीजीएल के आसान दिख रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि 2018 के बाद वेंडर चेंज हुआ है, इसलिए 2018, 19, 20, 21, 22 सफिशिएंट है बेटा। किसका किसका पेपर, सीजीएल, सीएचएसएल। कुछ सीएचएसएल वाले कहते हैं मैडम पहले ऐसा होता था, सीएचएसएल की वैकेंसी आती थी, भीड़ आती थी, 7-8 बैच एक साथ बनता था, और उनको सीएचएसएल का ही पढ़ाना होता था। उनको सीजीएल नाम भी ले लो तो टीचर सीजीएल वाले को सीएचएसएल में भेज दिया है, ये फीलिंग आती थी उनकी। अब ऐसा कुछ नहीं है, पहले हमारा प्री और मेंस अलग बैच बनता था, अब हम एक फाउंडेशन बैच बनाते हैं और उसी में सब खत्म, या फिर आपका जो जनरल बैच बनता है ऑल इन वन बैच, उसमें भी सब खत्म कर देते हैं। और उसका यही रीजन होता है कि एक ही सिलेबस है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। सबसे पहले ग्रेजुएशन वाले जितने भी जो ज्योग्राफी हिस्ट्री वगैरह से कर रहे हैं वो ज्यादा सुखी है आज, क्योंकि उसकी तैयारी वो 3 इयर्स के पहले ही खत्म हो जाएगी, कोचिंग भी खत्म हो जाएगी। लेकिन जो लोग उसके बाद तैयारी कर रहे हैं बेटा, वो 1-8 साल उस सब्जेक्ट में, 3 साल उस सब्जेक्ट में बर्बाद कर चुके हैं, 3-4 साल, जो उनके काम का बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है। अब आओ, अगर आप सीजीएल की बात करें तो बेटा टियर 1 है, टियर 2 है ना। अभी मैं सीजीएल की बात करूंगी और उसके बाद क्या होगा, टियर 1 टियर 2 के बाद कुछ नहीं होगा, टेस्ट उसी दिन खत्म है, ठीक है। ये भी बता दूं, आप लोग जब बन के गए ना इंस्पेक्टर, तो आपको लगा हम बहुत बड़े तोप हैं, कहा हमें तो एक टाइपिस्ट चाहिए, बोला तुमको टाइपिस्ट चाहिए, हर इंस्पेक्टर मांगे टाइपिस्ट, कहा अच्छा ठीक है। अब आप लोग का टाइपिंग टेस्ट करवा दिया, टाइपिंग टेस्ट पास करके आए, बोला भाई तो अपना टाइपिंग खुद करो, बस यही हुआ, क्योंकि तुम लोग बन जाते हो सरकारी दामाद। बेसिकली उसको गवर्नमेंट सर्वेंट बोला जाता है, सरकारी नौकर, और तुम बन के जाके सरकारी दामाद, तो तुम लोग की औकात उतारने के लिए एक टेस्ट कंपल्सरी कर दिया, भैया ये करके आओगे तभी नौकरी मिलेगी, वरना जाओ तक। तो इसलिए अब कोई टाइपिस्ट अलग से नहीं मांगेगा।